फार्म हाउसेज पे होने वाली पार्टीज के बारे में सुन तो बहुत रखा था, लेकिन छोटे शहरों में यूनिवर्सिटीज ना होने की वजह से बड़े शहर में पढ़ने आए स्टूडेंट्स के लिए हर वीकेंड घर की तरफ भागने का एक बहुत बड़ा मौका होता था, क्योंकि बाहर के खाने खा खा के उकताए हुए स्टूडेंट्स, कोई पार्टी हो या कोई फार्म हाउस पार्टी, कोई यूनिवर्सिटी का फंक्शन हो या हो एनुअल डिनर, जैसे ही छुट्टी होती ये स्टूडेंट्स वापस भागते हैं ताकि कुछ दिन घर का साफ सुथरा खाना खाया जा सके। और इस तरह के फंक्शंस और पार्टीज हमेशा यूनिवर्सिटीज में वीकेंड्स पे होती हैं, और वीकेंड था घर जाने का मौका, तो किसी फार्म हाउस पे जाने का तो सोचा भी नहीं जा सकता था। सुन तो बहुत रखा था कि फार्म हाउस पार्टीज बहुत जबरदस्त होती है, लेकिन वहां पहुंचना भी एक अजाब था, क्योंकि छोटी गाड़ी तो दूर, उस वक्त हम सबके पास थे 70 सीसी मोटरसाइकिल, जिसपे इतनी दूर पहुंचना किसी अजाब से कम नहीं लगता था। तो अगर इनविटेशन आ भी जाए तो जा नहीं सकते थे। खैर, एक दफा ये इनविटेशन किसी वीकेंड की बजाय वीकडेज में आया, और हमने भी हिम्मत करके एक मोटरसाइकिल पे दो ने सवार होकर सोचा कि देखा तो जाए कि क्या बिला है ये फार्म हाउस। 45 मिनट लगातार मोटरसाइकिल चलाने के बाद मट्टी से भरे हुए आईब्रोज और बाल लेकर हम पहुंचे उस फार्म हाउस। और ये वक्त था तहज्जुद और फजर के दरमियान का, यानी कि सुबह सूरज निकलने से 2 घंटे पहले का वक्त। ये वो वक्त होता है जब हर किसी की नींद अपने पीक पर होती है, यहाँ तक कि पुलिस की भी। तो ऐसी पार्टीज पे छापा पड़ना और पकड़े जाना, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता था। खैर, वहाँ पे छोटी गाड़ी तो क्या, वहाँ पे आने वाले लोग ऐसी ऐसी गाड़ियों पे आए थे जिनके हमने नाम भी पहली बार सुने थे। यंग लड़के और लड़कियां वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, और हमारा हैरानगी से बुरा हाल था कि इतना पैसा भी लोगों के पास हो सकता है। ना हमारी बातें उनके साथ मैच कर रही थी और ना ही हमारे कपड़े। वो लोग जब बात करते थे ऐसा लगता था किसी और ही दुनिया के लोग हैं। खैर, एंजॉय तो क्या करना था, एक तो नींद से बुरा हाल था और दूसरा ठंड से, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम था। तो हमने फैसला किया कि हम अपनी अपनी 70 सीसी मोटरसाइकिलों पर सवार हुए और वापस चले। वापसी का सफर 45 मिनट का था, लेकिन दिसंबर जनवरी की वो ठंड, उसमें ये सफर आसान नहीं था। अभी वापसी का 30 मिनट का सफर किया ही था कि हॉस्टल पहुंचने से पहले हमारे रास्ते में एक नाका आ जाता है, जहाँ पे हमारी खूब चेकिंग होती है, खूब टटोला जाता है। लेकिन उन्हें क्या पता था जो वो ढूंढ रहे हैं वो तो खरीदने के भी हमारे पास पैसे नहीं। कागजात पूरे थे तो हमें छोड़ दिया। हम वापस पहुंचे और जाते ही गिरकर सो गए। सुबह लेक्चर से भी लेट हो गए और पार्टी का मजा भी ना आया। अब इस बात का मुस्तफा आमिर केस से क्या ताल्लुक है, आप भी यही सोच रहे होंगे। ताल्लुक है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी और सुन ले। ये बातें जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये तकरीबन 1 दिहाई पुरानी है। यूनिवर्सिटी टाइम, वो भी यूनिवर्सिटी के स्टार्ट का दौर। हम एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का अपना कोई स्पेसिफिक हॉस्टल नहीं था, तो दूर दूर फ्लैट्स, कमरे और घरों के पोर्शन लेके रहते थे। लेकिन एक हॉस्टल था जो यूनिवर्सिटी के नाम पे प्राइवेटली चल रहा था, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स रहते थे। तो एग्जाम था कैलकुलस का, तैयारी तो कर रहे थे लेकिन बहुत सी चीजें समझ नहीं आ रही थी। तो हमने सोचा कि एक स्टूडेंट जो कैलकुलस में बहुत अच्छा है, जो कि उस प्राइवेट हॉस्टल में रहता है, उसके पास जाके तैयारी की। सुना है कि जब वो पढ़ाता है तो किसी टीचर से ज्यादा अच्छा पढ़ाता है। खैर, हमने अपनी वही 70 सीसी मोटरसाइकिल उठाई और सीधा पहुंच गए उस हॉस्टल। गेट से गेट पास बनवाया और रूम ढूंढते हुए उस स्टूडेंट तक जा पहुंचे। वो एक रूम में 2 लड़के रहते, एक स्टडी टेबल पे बैठा अपनी पढ़ाई में मगन था और दूसरा जमीन पर बिछे हुए मैट्रेस पे आराम फरमा रहा था। हमने जाके सलाम दुआ की और उनसे पढ़ाई में उनकी हेल्प मांगी, और उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से हमारा वेलकम किया। खैर, जब हमने भाई साहब से पढ़ाने की रिक्वेस्ट की तो वो भी मान गए, लेकिन उन्होंने हमसे कुछ वक्त मांगा कि जरा वो तैयार हो जाए पढ़ाने के लिए। हॉस्टल का वो कमरा बिल्डिंग की बाहर वाली दीवार के साथ था, यानी कि उसकी खिड़की डायरेक्ट बाहर की गली के साथ थी, जहाँ से लोगों का आना जाना भी हो रहा था। इतने में उसी खिड़की पर दस्तखत होती है। ये भाई साहब उठते हैं और उस खिड़की का शीशे वाला हिस्सा खोलते हैं, जिसके पीछे जाली में से छोटा सा सुराख किया होता है। ना कोई सलाम, ना दुआ, ना हेलो, ना हाय। उस छोटे से सुराख से एक हाथ निकलता है और उस हाथ में थे 2 सिक्के जो आपस में किसी चीज से जुड़े हुए थे। ये सिक्के वो इस भाई साहब को थमा देते जिनसे हम पढ़ने गए थे, और ये भाई साहब उस दौर में तकरीबन 1 दिहाई पहले उन 2 सिक्कों के बदले उस आदमी को 500 रुपए थमा देते हैं, जो इन्फ्लेशन को जोड़ लें तो आज 1500 से भी ज्यादा बनते हैं। हम काफी हैरान थे कि 2 सिक्कों के बदले 500, ये कौन सा कारोबार चल रहा है। अब ये भाई साहब वापस अपने उसी मैट्रेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं और उन 2 सिक्कों को जब अलहदा करते हैं तो उसमें काला लेसदार मवाद लगा होता है। ये भाई साहब अपनी बुक में से एक बारीक सा पेपर निकालते हैं, जो कि इन्होंने पहले से अपनी किताब में रख छोड़ा था। एक सिगरेट लेते हैं, उसको खाली करते हैं, उसका सारा तंबाकू इस लेसदार मवाद के साथ मिक्स करते हैं और वापस उस सिगरेट में भर के ऊपर से ये कागज लपेट देते हैं। और तब हमें पहली बार पता चला
क्या होती है। भाई साहब हमसे 10 मिनट मांगते हैं कि जरा वो पढ़ाने के लिए रेडी हो ले। उस दौर में कंसेप्ट ये था कि जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ाकू बच्चे होते हैं, वो इस तरह के लाजमी करते हैं, जिससे उनका दिमाग और भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है और उनको पढ़ने में मदद मिलती है, जो कि एक सरासर झूठ है। ये सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने का, बताने का बहाना है, समझाने का कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे। अब तक आपको समझ आ गई होगी कि मैंने मुस्तफा आमिर केस में सबसे पहले ये 2 स्टोरीज क्यों सुनाई। इन स्टोरीज को सुनाने का मकसद है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्या कारोबार है और कितनी दिहाइयों से, कितने सालों से ये चलता आ रहा है यहाँ, और ये नेटवर्क कितना स्ट्रांग है और कहां तक पहुंचा हुआ है। यहाँ पे किन लोगों को किस बेस पे छूट है और किन लोगों को किस तरह ये चीजें मुहैया की जाती हैं, उन तक पहुंचाई जाती है। मतलब कि उस फार्म हाउस पार्टी पे छापा मारने के लिए कोई मौजूद नहीं था, लेकिन वापसी पे एक CD70 मोटरसाइकिल को रोकने के लिए पूरा नाका लगा हुआ था। और उस दौर में जब होम डिलीवरी का तसव्वुर भी नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि होम डिलीवरी भी कोई चीज होती है, बहुत कम लोग ऑनलाइन शॉपिंग किया करते थे, उस वक्त भी कितने मुनज़्ज़म तरीके से ये नशा करने वाली चीजें लोगों तक पहुंचाई जाती थी, वो भी उनके हॉस्टल्स तक। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये कारोबार कहां तक फैला हुआ है, कि इसको कितना आसान और कितनी सहूलियात से भरा हुआ है, इसके फैसिलिटेटर कौन है और कौन लोग हैं जिन पे कभी भी हाथ नहीं डाला जा सकता। बाकी रही मुस्तफा आमिर केस की बात, यहाँ पे किसी का बच्चा मरा है, जो कि काफी दुख की बात है, लेकिन इसके बारे में जितनी भी आप वीडियोस देख लें, उन सब बातों में आपको यही 2 कहानियां बार बार घूमती हुई नजर आएंगी, किसी ना किसी हाई लेवल पे। और हर कहानी को सुनते हुए आपको ये स्टोरीज अब याद आएंगी कि ये सारा मामला है क्या, और इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा, उन लोगों को कोई पकड़ क्यों नहीं रहा, और कैसे जिसने कत्ल किया उसका केस ही ज्यादा मजबूत है, क्यों डिफेंस जैसे पोश एरिया में उस घर पे कभी छापा नहीं पड़ा, क्यों कभी उस घर को चेक नहीं किया गया, क्या वजह है कि इस हादसे के 1 महीने तक भी लोगों को उस घर का पता नहीं था कि उस घर में क्या हो रहा है, और क्यों ये केस एक मर्डर केस से निकलकर ड्रग्स, डार्क वेब और मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ जा रहा है। इस केस के बारे में तो आपने पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा होगा, तो वो सारा कुछ रिपीट करने की यहाँ जरूरत नहीं, सिर्फ बताने की जरूरत ये थी कि ये चल क्या रहा है। ये 2 स्टोरीज से आप पूरा का पूरा केस रिलेट कर सकते हैं कि इस केस में किस लेवल पे क्या हो रहा है। इस तरह के हादसे पहले भी पाकिस्तान में होते रहे हैं, कुछ सालों पहले जाहिर जाफिर का वाकया, और अब ये, और इसी तरह ही ये केस भी शोर मचा रहा है, सोशल मीडिया हर जगह नजर आ रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इसके ऊपर लीगल एक्शन क्या हो रहा है और इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, और ये बंदर जैसा इंसान लोगों को कहना क्या चाह रहा है। ये बार बार मीडिया पे और सोशल मीडिया पे और डिफरेंट इंटरव्यू में आके ये साबित करना चाह रहा है कि ये अदारों को बेवकूफ बना सकता है, ये सारा कुछ कंट्रोल कर सकता है और ये सच्चा हो सकता है। लेकिन अगर अदारे चाहें, अगर इसके खिलाफ प्रॉपर लीगल एक्शन लिया जाए, इस केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो ये जितना मर्जी अपनी सीट पर बैठकर उछलता रहे। इस केस को हमेशा के लिए एक एग्जाम्पल बनाया जा सकता है, ताकि कभी भी ऐसा वाकया दोबारा ना हो। खैर, जो 2 स्टोरियां मैंने आपको सुनाई, ये तो काफी पुरानी है, तकरीबन 1 दिहाई से भी ज्यादा, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ये निज़ाम सारा का सारा कितना मुनज़्ज़म हो गया होगा, किस लेवल पे जाके ये सब ट्रेडिंग और ये सब पार्टीज और ये धंधे हो रहे होंगे। जैसा कि मुस्तफा आमिर की माँ ने भी कहा कि वो जिस भी पार्टी पे जाता था वो बहुत अच्छा बच्चा था और वो इनको बताए बगैर नहीं जाता था। मतलब कि ये सब हो रहा है और पेरेंट्स को भी पता है और अदारों को भी पता है। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि किस किस को पहले पता था कि हॉस्टल्स के अंदर ये सब चीजें यूं सप्लाई की जाती हैं, और कौन कौन अपने यूनिवर्सिटी टाइम से इन सब स्टोरीज को रिलेट कर सकता है। और क्या लगता है आपको कि क्या फैसला होगा इस मुस्तफा आमिर केस का? क्या इसको लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनाया जाएगा कि दोबारा ऐसा ना हो, या इसको भी जाहिर जाफिर वाले केस की तरह इग्नोर कर दिया जाएगा? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अभी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।